हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की क्लास इस पेन से तो नहीं होगी। आज की जो क्लास है उसके लिए दूसरा पेन चाहिए। इट मीन्स आज की क्लास के लिए हमें स्मार्ट पेन चाहिए। ओके, चलो। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके साथ साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। तीनों चीज अच्छे से समझ लीजिए, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे वो चीजें काम करती है। सबसे पहले संविधान संशोधन। आपको पता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जिसको हमेशा के लिए बना दिया जाए। क्या लगता है कोई ऐसा संविधान दुनिया में जिसको बदलने की जरूरत ना हो? हमारे जीवन में कितना बदलाव आ गया, कभी अंदाजा किया है आपने? हमारे दादाजी नाना जी धोती कुर्ता पहनते थे, पिताजी कपड़े वाले पैंट और शर्ट पे आए, बेटा जी जो है जींस और शर्ट पहनने, जींस और टी शर्ट पहनने लगे, और जो पोता जी है वो फटे हुए जींस में घूम रहे हैं। समझ में आ रहा बदलाव कैसे आया? जहां पे पहले लोग लैंप में पढ़ा करते थे, लालटेन में पढ़ा करते थे, आज एलईडी आ गया, बल्ब हट गया, सीएफएल हट गया, ट्यूबलाइट हट गया, अब एलईडी आ गया है। जहां पे सोलर सिस्टम लोग अलग अलग जगह इंस्टॉल कर रहे हैं। जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी है, जो कन्वेंशनल, उसको हटा रहे हैं। तो बदलाव आप देख रहे हो ना। जब ये बदलाव आ रहा है तो सोसाइटी के अलग अलग पक्षों पे भी तो इस बदलाव का असर होगा या नहीं होगा? तो जब बदलाव का असर होगा तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी दिखेगा। क्योंकि संविधान क्या होता है? संविधान उसी देश की रीति रिवाज, परंपरा, डेवलपमेंट, इन सब का एक कलेक्शन होता है। समाज बदलेगी तो चीजें बदलेंगी। जैसे जब संविधान बना था, किसी को पता था साइबर क्राइम बहुत अधिक हो जाएगा? जब संविधान या आईपीसी बनी थी तो किसी को पता था कि इतना, मतलब साइबर फ्रॉड इस तरह से, जो बिल्कुल 14 साल तक के बच्चे हैं जिसको माइनर कहते हैं, वो माइनर इस तरह के क्राइम करेंगे, रेप जैसे, किडनैपिंग कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कभी ये सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। तो समाज बदलता है तो संविधान को बदलना पड़ता है, और जो बदलता नहीं है समय के अनुसार उसको हटना पड़ता है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, उसको हटना ही पड़ता है। ठीक है, हमारे यहां इसके लिए हमारे संविधान बनाने वालों को पता था, उनके टाइम में भी बहुत बदलाव आया, तो उनको पता है आगे भी बदलाव आएगा, और हमें पता है कि आगे और बदलाव आएगा। तो उन्होंने संविधान के पार्ट 20, संविधान के भाग 20 के अंदर, पार्ट 20 के अंदर एक आर्टिकल डाल दिया। पार्ट 20 के अंदर एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 368। ठीक है, तो 20 के अंदर आर्टिकल 368 डाला उन्होंने, और 368 का मतलब है कि इसके तहत हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं, अभी एक एक करके देखेंगे। आपको याद क्या करना है? दो फैक्ट। पहला फैक्ट, पार्ट 20 अनुच्छेद, जो भाग है 20वें भाग में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जिसके तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। पार्ट 20 आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। क्लियर? एक बार हमारे साथ रिपीट कर लीजिए, पार्ट 20 और आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 में है, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आपके मन में आएगा कि संविधान को हम किस प्रकार बदल सकते हैं। संविधान के बदलने के कई सारे प्रोसेस हैं। वो जो एकदम से अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू नियम है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे जाएंगे। लेकिन एक और है जिसको इनफॉर्मल तरीका कहते हैं, अनौपचारिक संशोधन कहते हैं। इसके लिए कोई बिल नहीं लाना पड़ता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, और चीजें बदल जाती है। चीजें बदल जाती है। जैसे मान लो कोई भी नियम है पहले से जो भी माना जा रहा है, जैसे गोलकनाथ का केस उठा लीजिए, केशवानंद का उठा लीजिए, मिनर्वा मिल्स का मामला है, उसके पहले शंकरी प्रसाद का मामला था। ऐसे कई सारे केस हैं, सब केस अपने अपने हिसाब से वर्डिक्ट कर रहे हैं। तो जिस केस में, जिस मान लो सुप्रीम कोर्ट के केस में पर्टिकुलर लॉ को जिस तरीके से उन्होंने बोल दिया, वो नियम हो गया ना। कोई अमेंडमेंट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। अगले केस में पता चला कि नहीं, उसके अंदर बदलाव कर दिया गया। हम मान लिए ना, कुछ बदलना पड़ा? नहीं बदलना पड़ा। इसके अलावा
इसके अलावा जैसे राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मान लो कॉलिजन सरकार का जमाना आ गया, अब कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही है, तो वैसी स्थिति में क्या हो रहा है, जो बड़ी पार्टी है उसको इनवाइट करना, यह भी एक परंपरा है। जब पार्लियामेंट पढ़ोगे उसके अंदर प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। कौन चुने जाते हैं? जो उस साल सबसे सीनियर मोस्ट इलेक्टेड होके आते हैं ना, उनको प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। कहीं लिखा हुआ नहीं कि सीनियर मोस्ट ही होंगे। तो कुछ चीजें मान ली जाती है। आर्टिकल 21 बहुत चीजें नहीं लिखी है, मान ली गई है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग टर्म्स डाल दिए हैं। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ बदला गया है? नहीं बदला गया, मान लिया गया है। तो वो जो मनौती वाला चेंज है उसको हम लोग कहते हैं, वो उसको कहते हैं इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक संशोधन। तो ये और डिटेल में मेंस का मुद्दा है। प्रीलिम्स को इससे इतना ही मतलब है कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। अभी आपने जो पढ़ा दैट वाज इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक था। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मल तरीके का, औपचारिक तरीके का। ये जो फॉर्मल तरीका है, सवाल है ये फॉर्मल तरीका क्या है? सवाल है ये फॉर्मल तरीका में क्या है? अभी पार्ट 20 आपने देखा, संविधान का पार्ट 20, और पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के तहत अगर हम संविधान बदले तो वो फॉर्मल होगा, ठीक है। अब आगे एक और आते हैं। यहां पर ध्यान ये रखिएगा, नहीं दिया ओके, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मल तरीका है ना, जो फॉर्मल तरीका है उसमें औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल तरीका जो है उसमें संविधान को हम दो तरीके से अमेंड कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझ लो, प्रीलिम्स वाले अच्छे से समझ लीजिए। गलती हुई ना तो डंडा लेके हुई इतना बहुत पिटाई लगेगी अगर ये गलती हो गई, क्योंकि ये हर बैच में गलती होती है। ऐसा कोई बैच नहीं है जिसमें गलती नहीं हुई। तो जब क्लास के अंदर अगली बार गलती करोगे ना, तब फिर समझ में आएगा कि गलती करना कैसा होता है। ठीक से सुनिए इसको। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देख रहे हैं ना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल, संविधान को हम अमेंड करना है। संविधान को अमेंड करने के लिए जब फॉर्मल तरीके से आएंगे, जब देखो इसको अच्छे से, जब फॉर्मल तरीके से हम आएंगे, तो जैसे ही हम फॉर्मल तरीके से आएंगे, यहां पर आपको तीन तरीके की चीज दिखेगी। एक बार हम संविधान को तीन भाग में, एक संविधान को हम अमेंड करने का हमारे पास मोटा मोटी तीन तरह के तरीके होते हैं। तीन तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे ऐसे पूछे आपको नॉर्मली कि संविधान को हम कितने तरीके से अमेंड कर सकते हैं, वो औपचारिक और सुनिए, पहले कंफ्यूज मत हो जाना। तुम लोग कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो रुक जाइए एक मिनट, फिर से सुनिए। औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये एक समझाने का तरीका है जो आपको हमने समझा दिया। अगर बहुत डेप्थ में जाके सवाल पूछ दे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनफॉर्मल तरीके से भी बदल सकते हैं, अगर सवाल, क्योंकि चीजें बदल रही है ना, क्या संविधान संशोधन अनौपचारिक तरीके से भी होता है, तो बिल्कुल होता है। आप लिखोगे, अब वहां पे ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, राष्ट्रपति के द्वारा बड़े दल को इनवाइट करना, प्रोटेम स्पीकर टाइप। तो आप कहोगे हाँ, ये बिना बदलाव के एक्सेप्ट कर लिया गया बदलाव है, बदलाव हो भी गया, संविधान में अमेंड भी नहीं हुआ, तो इसको इनफॉर्मल तरीका कहते हैं। लेकिन अभी ज्यादातर इस तरह के सवाल आने की संभावना कम होती है। तो यहां पे जो दूसरा है फॉर्मल तरीका, उसके अंदर कहा पूछा जाएगा औपचारिक तरीके से संविधान को कितने तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं, औपचारिक तरीके से संविधान को हम कितने प्रकार से बदल सकते हैं, यह सवाल आ सकता है। यह सवाल जब आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आएगा कि हम संविधान को तीन भाग में बदलते हैं, सिंपल। पहला सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, तीसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्य, कम से कम आधे राज्य का सिंपल मेजोरिटी के साथ समर्थन, साधारण बहुमत के साथ समर्थन। क्लियर? इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। हम अभी जो फर्स्ट फेज है आपका अभी डिस्कस करने का, इसमें संविधान संशोधन होता है कैसे, उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो और फैक्ट्स है उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो
तो हमने यहां पे क्या लिखा, संविधान को 3 तरीके से सामान्यतः हम डिवाइड कर सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं, सॉरी। पहला सिंपल, दूसरा स्पेशल, तीसरा सिंपल प्लस स्पेशल। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, अभी होगा, अभी होगा। देखो अब देखो कैसे कंफ्यूजन होता है, क्या हो रहा है अब, कंफ्यूजन देखिए। लेकिन अगर आपसे कहे, आपको पता है, अभी हम आपसे पूछें कि किस आर्टिकल के तहत संविधान का संशोधन होता है, बताइए किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन होता है, बताइए कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, आर्टिकल 360। अब कंफ्यूजन देखो क्या है, आर्टिकल 368, जो 368 है, आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन वाला आर्टिकल है, क्लियर, इसके तहत कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है? अब बताओ कितने प्रकार से संविधान संशोधन होगा? बताइए एक बार। देखो यहां गलती करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होनी चाहिए। यहां जितना बात सुन लो ना चलेगा, यहां डांट वाट सुन भी लेंगे तो कौन जान रहा है, पहचान रहा है कोई आप कौन है? आपकी आईडी आपके पास है, अपना देख रहे हो, बंद करोगे, अगले बार बोलना कि मेरा नाम फलाना नहीं था। कौन पहचान रहा है कि डांट लगी है? समझ में आ रहा है? लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में डांट लगेगी फिर, यहां तो कोई नहीं पहचानेगा, वहां तो नहीं बच सकते, तो यहां पे डांट खा लीजिए, वहां के लिए तैयार रहिए कि वहां गलती ना हो। तीन ही प्रकार से होगा? नहीं, यहां पे 2 प्रकार से होगा, ठीक है, 2 प्रकार से होगा। देखो सामान्यतः फॉर्मल तरीके से संविधान को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट, ये 3 तरीके हैं। एक्चुअली अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस पे किस तरह का संशोधन किया जा रहा है, किस तरह का अमेंडमेंट किया जा रहा है, उस अमेंडमेंट के सब्जेक्ट के वजन के आधार पे इन तीनों तरीके से हम उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 368 जो डेडिकेटेड है संविधान संशोधन के लिए, उसके तहत संविधान में कितने प्रकार से अमेंड करेंगे, तो आपका आंसर होगा 2, आपका आंसर होगा 2। इस 368 के अंदर जो संविधान संशोधन होता है उसमें सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से जो संविधान का संशोधन होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, इसमें क्लियर। अब फटाफट बोल दीजिए, अपने वहां बोलिए, यहां तो हमको सुनाई नहीं देगा, लेकिन फटाफट बोलिए कि सामान्यतः 3 तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन यदि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो, तो वहां पे केवल 2 तरीके से होगा, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट, स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट, ठीक है। तो नॉर्मली 3 तरीके से, आर्टिकल 368 के तहत 2 तरीके से। अब एक एक करके हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि किस प्रोसेस में कितना हो सकता है। ठीक है, किस प्रोसेस में कैसे क्या होता है। चलिए अब यहां पर देखो, 3 तरीके, 3 तरीका आपका, पहला बाय सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, और तीसरा है हाफ स्टेट का सपोर्ट। तो 3 तरीके अभी जो हमने डिस्कस किए, दैट्स इट। सिंपल में जब हम चलेंगे, सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब सिंपल होता है, जो चीज सिंपल खुद ही है तो वो सिंपल ही होगी ना। सिंपल का मतलब होता है जितने लोग वोट डालने के लिए आए हैं, जितने लोग यहां वोट डालने के लिए आए हैं,
यहां वोट डालने के लिए जितने लोग आए हैं, इन लोगों, ठीक है, जितने लोग वोट डालने के लिए आए हैं ना, इनमें से देखिए यहां पे क्या लिखा है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट मींस व्हाट, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, यानी जितने लोग यहां पे वोट करने आए हैं, जितने लोग यहां पर वोट करने आए हैं, उसका 50% प्लस 1 यदि सपोर्ट में वोटिंग कर दिया उस सब्जेक्ट पे जिसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना है, तो वो पास कर जाएगा। यदि उसके अगेंस्ट में 50% प्लस 1 हो गए, फ्लॉप कर जाएगा, फेल कर जाएगा, पास नहीं होगा। तो यदि 100 में 51 ने कर दिया तो ये ओके, यानी ये पास हो गया, ये पास हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं साधारण बहुमत। अब आपके मन में आएगा 40 ही लोग आए तब, तो आपको एक और चीज पता है ना कि पार्लियामेंट का कोई भी हाउस विदाउट कोरम नहीं चलता। कोरम का मतलब होता है वो न्यूनतम संख्या, वो मिनिमम संख्या जिसके बिना हाउस रन ही नहीं कर सकता, हाउस चलेगा ही नहीं। तो कोरम कितना होता है, कम से कम 10%। जब तक 10% लोग नहीं आएंगे कम से कम, तब तक ये हाउस रन ही नहीं करेगा। तो 10% से अधिक के आने के बाद ही ये चलेगा। तो 50 भी आ, सॉरी 55 प्लस जितने आ गए, 55 प्लस जितने आ गए, 100 आ गए मान लीजिए, 120 आ गए, 80 आ गया, तब भी हाउस चलेगा। उसका जो 50 प्लस 1 होगा तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास मान लिया जाएगा। पहला क्लियर, समझ में आया? दूसरा वाला थोड़ा सा मुश्किल है ना, चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा, पहले के अंदर सब्जेक्ट तो क्या क्या है वो भी तो देख लें। देखिए क्या क्या है पहले के अंदर। पहले में स्टेट वाला तो अधिकांश लोग जानते होंगे। पहले में मनी बिल, नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करना, उपराष्ट्रपति को हटाना, फिनेंशियल इमरजेंसी लगाना, नेशनल राष्ट्रपति शासन भी है, ठीक है। उसके बाद राज्यों को नया राज्य बनाना, पुराने राज्यों का बॉर्डर बदलना, उसको किसी के साथ मर्ज करना, नाम बदलना, सीमा बदलना, जो भी करना है। इवन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्य में जो राज्य विधान परिषद होता है उसको बनाना, उसको हटाना, ये सारी सैलरी नहीं है, सैलरी जो सैलरी बढ़ाने की बात हो संसद सदस्य या राष्ट्रपति इन सब की, वो सैलरी का जो बढ़ाने की बात हो तो वहां भी ये सिंपल मेजोरिटी काम कर जाता है, वहां पर भी ये सिंपल मेजोरिटी काम करता है। इसके तहत हम बदल देंगे और बदलाव जब होगा, मान लो राज्य का जब बदलेगा तो शेड्यूल 1 तो बदलेगा ही बदलेगा, 4 भी बदलेगा, लेकिन बदल कौन रहा है, संविधान में ही बदल रहा है ना। लेकिन फिर भी इसको हम संवैधानिक संशोधन नहीं कहेंगे, ठीक है, फिर भी इसको संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाएगा, यह ध्यान रखना है। यह ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक तो चलिए ठीक ही होगा। अब यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो यहां 2 वर्ड है, 2 लाइन है जिसको आपको पकड़ना है। देखिए पहला लाइन कहता है, ठीक से देखिए, तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत। यहां 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जितने भी हाउस हैं, हर हाउस का जो टोटल मेंबर है, ये देखिए जो टोटल मेंबर है उस टोटल मेंबर का बहुमत यानी उसकी मेजोरिटी चाहिए हमें। हाउस की जितनी कैपेसिटी, वो वैकेंटी सीट क्यों ना हो सकता है 50 सीट खाली हो, फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल फुल कैपेसिटी हाउस की है उसका बहुमत चाहिए, उसकी मेजोरिटी चाहिए। और जितने लोग उपस्थित हैं वहां पे, यानी जितने लोग वहां पे इलेक्शन वोटिंग करने के लिए हैं उनका, और जो वोट करने के लिए वहां प्रेजेंट हैं उनका कम से कम 2/3। तो 2 क्राइटेरिया यहां पूरा करना है। पहला क्राइटेरिया है कि, पहला क्राइटेरिया नीचे में आइए, जितने लोग हैं उसका कम से कम 2/3 फेवर में वोट कर दे, या और सॉरी प्लस, वो तो फेवर में वोट करे ही 2/3, प्लस जो हमारा हाउस है उस हाउस की फुल कैपेसिटी का वो 50% प्लस 1 हो, यानी आधे से अधिक हो, बहुमत में हो, तब जाके इसको, इससे अगर कोई बिल पास होता है
तो हम कहेंगे ये स्पेशल मेजॉरिटी से यानी विशेष बहुमत से पास हुआ। दो कंडीशन है यहां पे। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि यहां जो भी लोग उपस्थित हैं वोट करने के लिए, जो प्रेजेंट हैं, उनका 2/3 हमको फेवर में वोट चाहिए, और वो 2/3 का जो आंकड़ा है वो हाउस के फुल कैपेसिटी का 50% +1 हो। दो कंडीशन कैसे है इसको अब देखिए। इसको देखिए, अब यहां पर जो आपके सामने है हाउस का नंबर देखो। टोटल फुल कैपेसिटी हम मान लेते हैं 900 है। हाउस की फुल कैपेसिटी हम मान लेते हैं 900 है। जो लोग प्रेजेंट हुए हैं उनका नंबर 600 है। ठीक है, जो लोग आए हैं वो 600 है। हाउस की फुल कैपेसिटी 900 है, और जब वोट पड़ा तो वो 400 पड़ा, वोट पड़ा 410। अब देखिए कि जो 600 का 2/3 कितना हुआ? 600 का 2/3 कितना हुआ? 400। मेरी मैथ्स जहां तक ठीक है वहां तक हम कर पा रहे हैं। 400 है ना, तो 600 का 2/3 400 है, और ये क्रॉस कर रहा है, ये इस 400 से क्रॉस करके 410 हो गया, यानी 2/3 बहुमत तो ये क्रॉस कर गया। लेकिन तब भी बिल पास नहीं होगा। कारण है, एक क्राइटेरिया तो इसने पूरा किया, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया कि ये जो टोटल है ये हाउस के फुल कैपेसिटी का 50% +1 होना चाहिए। 50% कितना होगा 900 का? 450। नहीं हो पाया। अब देखो, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। 600 लोग हैं टोटल जो वहां पे वोट करने वाले हैं। अब 460 लोगों ने वोट किया। 2/3 तो क्रॉस वैसे ही है, जब इसी में क्रॉस है तो इसमें क्यों नहीं करेगा? और हाउस की फुल कैपेसिटी 450, फुल कैपेसिटी 900, आधा करेंगे 450 आएगा। यहां 460 लोगों ने वोट कर दिया है, तो पहला क्राइटेरिया भी पूरा हुआ और दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। पहला क्राइटेरिया क्या था कि जो वोट करने वाले उसका 2/3 होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि हाउस के फुल कैपेसिटी का 50% +1 हो। दोनों पूरा हो गया। एक चीज और ध्यान रखिए, यदि हाउस में कुछ सीटें खाली है तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाउस में कुछ सीटें खाली भी रह जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये रन करेगा इसी तरह से। आगे चलें, क्लियर हो गया यहां तक? यहां पे चीजें क्लियर हो गई। अब होता क्या है, होता क्या है इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? इसमें फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, और बहुत सारी चीजें। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत जहां जहां पड़ेगी ना विशेष बहुमत की। जैसे एक और है राष्ट्रीय आपातकाल, याद आ रहा होगा अगर, अभी हम लोग करेंगे आर्टिकल 352, यहां भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो ऐसे करके जहां स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है वो इस कैटेगरी में आता है, और जो पहले में नहीं फिट बैठता है, जो तीसरे में नहीं बैठता, वो यहां पे आ जाता है। सिंपल सा है, जो आपको वहां दोनों ना मिले ना वो यहां पे डाल दीजिए आप। इसके बाद तीसरा, और भी अगर और भी देखना है, ठीक है, तीसरा तीसरा जो है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का सपोर्ट। इसमें कुछ और नहीं, इसके पहले जो आपने स्पेशल मेजॉरिटी वाला देखा ना, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी वाला 2/3 वाला कॉन्सेप्ट जो था वो 50% +1 वाला, तो वो 2/3 वाला कॉन्सेप्ट प्लस आधे राज्यों का सपोर्ट अगर मिल गया तो काम बन जाएगा। आधे राज्यों का जो सपोर्ट मिलता है तो राज्य के अंदर सेंटर तो इसको पास कर रहा है 2/3 से, ध्यान से सुनिए अच्छे से, के संसद में तो ये 2/3 से पास हो रहा है स्पेशल बहुमत से, लेकिन जब राज्य के पास यही बिल सपोर्ट के लिए जाएगा तो वहां स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होगी। वहां पर विशेष विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी। वो जो राज्य है वो सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर देंगे तो उसको पास समझा जाएगा, तो वहां स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए।
चलिए हो गया ये भी। अब इसके अंदर क्या है, चलो ओके, तो ये 3 तरीके थे। इसके अंदर देखो, इसमें अक्सरहां क्या होता है, तीसरे वाले में अक्सरहां क्या होता है कि अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ चीज हो, कोई उस तरह का इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ चीज हो, जैसे राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर छेड़छाड़ करना हो गया तो हमें राज्य का सपोर्ट चाहिए। जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ये वाला जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर हमें कोई छेड़छाड़ करना हो गया तो फिर हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे खुद खुद संविधान संशोधन आर्टिकल 368, खुद 368 को अगर हमें अमेंड करना पड़ गया ना, तो 368 को भी बदलना पड़ेगा, तो हमको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक है ये बिल, ये 368। अगर हम इसको बदल दे तो समझ रहे हो, प्रोसेस ही सारा सिंपल हो जाएगा। हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उसके राइट्स को बढ़ाने से रिलेटेड अगर कोई चीज है, तो वो फिर सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करें, वहां पर सेंटर स्टेट के बीच में एग्जीक्यूटिव, फिनेंशियल और लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है उसके अंदर, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संशोधन जो होता है वो आप इसके अंदर देखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट संशोधन है उसका पूरा लिस्ट आपको दे दिया गया है, एक बार उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज लास्ट में हम लोग उसको करवाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे अमेंडमेंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब एक साथ डिस्कशन हो जाएगा, जो बच जाएगा वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब यहां पर कुछ डिस्कस हम लोग कर लेते हैं अमेंडमेंट को लेकर। वो ये है कि संविधान संशोधन से रिलेटेड नियम क्या है, नियम क्या है। देखिए, सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड नियम है कि ये किसी भी हाउस में आ सकता है, ये लोकसभा में भी आ सकता है, ये राज्यसभा में भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी हाउस में इसको लाया जा सकता है। इसको मंत्री भी ला सकते हैं और गैर मंत्री भी ला सकते हैं, यानी मेंबर्स भी ला सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सरकारी भी हो सकता है, ये गैर सरकारी भी हो सकता है। सरकारी किसे कहते हैं, वैसा बिल जो केवल मंत्री के द्वारा लाया जाए उसको सरकारी बिल कहा जाता है। मंत्री के अलावा कोई भी होगा तो उसको हम गैर सरकारी बिल कहते हैं। संविधान संशोधन कोई भी लेके आ सकता है, किसी भी हाउस में जा सकता है। और क्या है, अच्छा, इसके लिए पहले से राष्ट्रपति का प्री कंसर्न यानी प्री कंसेंट यानी पूर्व सहमति लेने की जरूरत नहीं होती है। एक और इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यदि असहमति हो जाए, मान लो राज्य लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने अटका दिया तो कहानी खत्म। राज्यसभा से निकल के आया, लोकसभा ने फंसा दिया तो खत्म, क्योंकि यहां ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं किया गया है। ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं किया गया है। ज्वाइंट सेशन का जो प्रोविजन है वो संविधान के आर्टिकल 108 के अंदर है, और ये ज्वाइंट सेशन केवल पार्लियामेंट में आता है, केवल राष्ट्रपति लेके आ सकते हैं। तो इसमें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले में ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 108, ऐसे ही याद करते चलना। आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन आता है, राष्ट्रपति लेके आता है और केवल पार्लियामेंट में आता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आता। क्यों नहीं आता हम लोग देखेंगे आगे। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर है? और कुछ है? चलो, और तो कुछ लग नहीं रहा है पे। हाँ, एक और है, वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना, जब संवैधानिक संशोधन होता है, तो क्या था यार, क्या था मैं हाँ, राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति को हर हाल में इसको साइन करना ही होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में वीटो नहीं लगा सकते। इट मींस वो पॉकेट वीटो भी यूज नहीं कर सकते और वो उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पॉकेट में डाल के सो जाएं, नहीं होगा। रिजेक्ट कर दे, नहीं होगा। उनको सिर्फ साइन ही करना होगा और वो अप्रूवल वाला साइन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी यहां पे उनको छूट नहीं दी गई है इससे रिलेटेड। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बुनियादी ढांचा। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे घर है, घर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? नीचे का नींव, साइड के पिलर्स। समझिए इसको, कोई घर बनता है, कोई मान लो घर बन रहा है ऐसे, ये घर है, ठीक है, इसके अंदर ये दरवाजा लगा हुआ है, ऐसे करके प्रॉपर घर है, ठीक है। अब घर है तो इस जमीन के नीचे भी पिलर्स होंगे ना, जमीन के नीचे पिलर्स होते हैं, और इस पिलर पे ये घर मजबूती से खड़ा होता है। इस पिलर को तोड़ दें, फिर क्या होगा? साइड में भी पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर दीवार टिका होता है। तो अगर हम एक पिलर तोड़ दें तो घर टिकेगा, लेकिन यदि इस दरवाजे को बदलना हो तो बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस दरवाजे को अगर बदलना हो तो कोई इशू नहीं है ना, बदल देंगे ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हम पिलर को अगर डिस्टर्ब कर दे तो कहानी खत्म हो जाएगी, घर ही नहीं रहेगा। फिर अगर हम इस दीवार को, दीवार साइड का पिलर तोड़ दें तो फिर उस घर का नक्शा पूरा बदल गया ना। हम पूरे छत का पिलर तोड़ के छत को बदल दें तो वो घर बदल गया ना, वो अब वो चीज नहीं रहेगा जो सोच के बनाया गया था। लेकिन दरवाजा बदल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम खिड़की कोई छोटा सा है उसको बदल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है? यही वाला बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी अगर हम बदलाव करें और वो बदलाव सही नहीं है तो जो मूल मेरा इस घर को बनाने का मकसद था, जो इस डिजाइन का मकसद था, वो तो खत्म हो गया। अब मान लो कि हिल स्टेशन पे हैं, हमने ये डिजाइन बना दिया, हमने ये डिजाइन बना दिया ताकि बर्फ अगर गिरे तो दोनों तरफ से स्लाइड कर जाए। और हमारे नए कोई यंगस्टर आए पूरे एनर्जी के साथ, उनको पता ही नहीं है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, और उसने कहा ना ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फ्लैट बना के इसके ऊपर एक और फ्लोर बना के उसको भी फ्लैट कर देते हैं। उसको पता ही नहीं कि फ्लोर बनाओ, और उसको ये भी पता नहीं कि जोशीमठ में बना हुआ है, एक और बनाओगे तो ये जमीन धंस जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ होते ही खराब। लेकिन वो लड़का आके बोले कि नहीं हम थोड़ा स्टाइलिश गेट लगा देते हैं, लगा लो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यही बात हुई ये थी कि शंकरी प्रसाद का केस आता है। कहानी क्या है? कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। शंकरी प्रसाद का केस आता है। ये केस था 1951 में। शंकरी प्रसाद का जब केस आया तो उन्होंने बोला कि आप, कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है वो मौलिक अधिकार में, सरकार मौलिक अधिकार में कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या मैं बोलूं, इसमें यह कहा गया, सॉरी, कि सरकार जो है वो मौलिक अधिकार को चाहे तो वापस ले ले, चाहे तो कम कर दे, चाहे तो हटा दे, ऐसा कहा गया। इन्होंने ये बोला कि जो आर्टिकल 30 है उसके अंदर जो लॉ शब्द है वो सामान्य कानून के अंदर ही आता है, और संविधान संशोधन, और ये जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? जो संविधान का आर्टिकल 13 है ना, 13, वो आर्टिकल 13 ही जुडिशियरी को एक्चुअली में जुडिशियल रिव्यू का पावर दे रहा है। शंकरी प्रसाद में बोला गया कि वो नॉर्मल लॉ है, तो संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर हम किसी चीज को बदलते हैं तो आर्टिकल 13 उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि आर्टिकल 13 नॉर्मल लॉ की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं करता। तो सरकार जो चाहे कर ले। बाद में गोलकनाथ का केस आता है, अलग लफड़ा। गोलकनाथ का केस जब आता है तो गोलकनाथ का केस 1967 में आता है। गोलकनाथ साहब ने कहा नहीं नहीं, किसी भी स्थिति में ना, किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकार को आप, संविधान संशोधन को आप से किसी भी तरह से मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। और आर्टिकल 13 का जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी लागू होता है। तो आप किसी स्थिति में आप वो हक नहीं ले सकते कि आप फंडामेंटल राइट को बदल दें। हंगामा तेज हो गया। जब हंगामा तेज हुआ तो एक सरकार के द्वारा, अब सरकार ने स्टेप उठाया कि कुछ तो करना पड़ेगा। 1967 में जब ये चीज हुई गोलकनाथ वाली, तो सरकार ने क्या किया, सरकार 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता है। 1971 में 24th अमेंडमेंट आता है। 24वां अमेंडमेंट में यह कहा गया कि अगर सरकार चाहे तो, यह कहा गया कि यदि सरकार चाहे तो
संविधान संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार, सॉरी संविधान तो चल ही सकता था, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। और जो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाएगा उस माने मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल, सॉरी मैं क्या, एक मिनट जस्ट रुक जाओ। ठीक है, एक लाइन मिस कर रहा था, उसके कारण कहीं गलत ना हो जाए, अचानक से कंफ्यूजन हो गया। सरकार ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कहा कि सरकार चाहे तो मौलिक अधिकार के अंदर बदलाव, समाप्त करना, कम करना, ये सब कर सकता है और इसको आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। और इसके अलावा उसने सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार पे बैरियर लगा दिया कि भैया इसे जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएगा। तो मामला जब फंस गया, बहुत ज्यादा विवाद होने लगा, तो 1973 में ही केशवानंद केस आता है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद। और इस केस में अभी तक का सबसे बड़ा 13 जजों का बेंच बैठा, 13 जजों का बेंच बैठा है। अब केशवानंद के किसी भी वर्डिक्ट को, कोई भी निर्णय है उसको यदि किसी को बदलना या पलटना है तो 13 से अधिक जज बैठाने पड़ेंगे, तभी जाके वो बदल सकता है। ये केशवानंद ने देखा कि मामला तो बड़ा फंसता जा रहा है, सरकार और कोर्ट के अंदर लगातार चल रहा है। केशवानंद ने बोला ना ना, आर्टिकल 24 बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने बोला केंद्र सरकार, किसने कह दिया कि केंद्र सरकार नहीं बदल सकती है? केंद्र सरकार बिल्कुल बदल सकती है। लेकिन पीछे से एक जोड़ दिया, पीछे से एक जोड़ दिया कि ठीक है, केंद्र सरकार जितना सीमित करना है फंडामेंटल राइट को कर दे, जितना कम करना है कर दे, या संविधान के जिस भाग को बदलना है बदल दे, लेकिन आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये जो केशवानंद का वो पर्टिकुलर निर्णय था ना, वो जो केशवानंद का जजमेंट था, उसने आज तक इंपैक्ट डाला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। उस पर्टिकुलर सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला देने के कारण आज जो हमारी हायर कोर्ट है, जिसके अंदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आता है, वो इतना पावर ले चुका है ना, इतना पावर ले चुका है कि अब उसको रोकना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है। उनको जिसको मन करता है, भैया ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, अब लो बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे इतना बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि अब आप उसके अंदर बदलाव करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। सरकार, हालत खराब हो जा रही है सरकार की। ठीक है, तो बोला कि ठीक है आप कीजिए ना, सब कीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वाला फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर वाले कोई प्रावधान में आप कोई बदलाव कम या उसको हटा नहीं सकते, बाकी जो करना है कीजिए। अब इसको लेकर अलग अलग, जब अलग अलग केस आता है, अलग अलग केस में अलग अलग वर्डिक्ट आता है, अलग अलग वर्डिक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट जुड़ते चले गए। जैसे केशवानंद ने क्या क्या कहा, केशवानंद में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कोई ऐसा क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उस केस, उस एक लिस्ट बना दिया गया, उस एक सेक्शन बना दिया गया। अब सेक्शन में चीजें जुड़ती जा रही हैं। जैसे केशवानंद ने क्या बोला, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म, फेडरल कैरेक्टर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संघीय चरित्र है, वो संप्रभुता, स्वतंत्रता, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, अब ये सब आप डेमोक्रेसी नहीं बदल सकते, आप सेक्युलरिज्म नहीं बदल सकते, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट और सेंटर का रिलेशन, इसको नहीं बदल सकते। अब ये तो केशवानंद ने सेट किया। मिनर्वा मिल्स ने क्या कर दिया, मिनर्वा मिल्स कहते हैं कि मौलिक अधिकार लो, मिनर्वा मिल्स कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू को मिनर्वा मिल्स ने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया। बदलिए, अब बदल के दिखाइए, समझ में आ रहा है। इसके अलावा डीपीएसपी, यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में जो बैलेंस है, मिनर्वा मिल्स का केस बहुत ही फेमस है इस मामले में, कि इसके पहले लगातार चल रहा था कि डीपीएसपी सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट। तो मिनर्वा मिल्स ने कहा कि इस चक्कर में पड़े हो, कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, ये देखो ना कि दोनों सही तरीके से कैसे आगे बढ़े। तो ये वाला फैक्ट था। इसके बाद कीहोतो होलन, ये भी बड़ा फेमस केस है, कीहोतो होलोहन। ये जो है जांची लहू वाद है, इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब बताओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद इंदिरा साहनी वाले केस में कानून का शासन। ठीक है, इंदिरा साहनी का जो केस था, वहां पे रूल ऑफ लॉ लगा दिया गया।
तो ऐसे करके इन लोगों ने ये लोग जोड़ते चले गए। एस.आर. बोमई वर्सेस भारत सरकारवाद 1994, इसमें एक बार फिर से रिपीट किया गया इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, अखंडता, यूनिटी यानी भारत की एकता, अखंडता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, इन सबको फिर से है उसके अंदर दोबारा से, कुछ नहीं, सब तो वही था। एकता अखंडता था, उसको ऐड किया, समाजवाद को ऐड किया, बाकी सब उसी को रिपीट कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से इसके बाद सेंट्रल कोलफील्ड वाद में क्या हुआ, न्याय तक प्रभावी पहुंच, यह भी ऐड किया गया, न्याय तक प्रभावी पहुंच। भाम सिंह बाद में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करके अब इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया ना, लेकिन हम मान लिए हैं ना, कोई बदलाव नहीं। आर्टिकल 13 में कहीं कोई लिस्ट लिखा गया है? नहीं लिखा गया है, कहीं कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन कोई ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर का कोई ऐसा शेड्यूल, कोई ऐसा पार्ट, कोई आर्टिकल जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया है। हमने मान लिया है कि संविधान को अब हम इस एंगल पे देखेंगे, संविधान के इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बदलाव नहीं कर सकते, नहीं लिखा हुआ है। तो ये इनफॉर्मल तरीका है, अनौपचारिक तरीका है, हमने मान लिया और वो चीज संशोधन हुआ भी नहीं और हमने मान भी लिया, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो इनफॉर्मल तरीका हो गया, अनौपचारिक है, यही अनौपचारिक है। आई थिंक अब ज्यादा समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी की।